हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करेंगे आपकी कक्षा 5, जिसका है अध्याय 9। ठीक है, जिसका नाम आपने अभी तक देख लिया है, भारत के महान व्यक्तित्व। और इस क्लास में आज हम इस अध्याय को अच्छे से समझने वाले हैं और के अभ्यास कार्य को भी करने वाले हैं। तो बने रहिए और इसे समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों, अध्याय में सबसे पहले दे रखा है अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय और की जीवन कांड। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? तो वीर शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी दुर्ग के शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र के रूप में हुआ। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? पुणे के पास शिवनेरी दुर्ग में शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र के रूप में हुआ। यानी कि इनके जो पिताजी थे वो राजा थे। कहाँ के थे? शिवनेरी दुर्ग के। ठीक है, शिवनेरी एक जगह का नाम था, वहाँ के वो राजा थे जिनका नाम था शाहजी भोसले। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनकी माँ का नाम था जीजाबाई, उनके वो पुत्र थे। और इनके जीवन पर माता जीजाबाई और दादा कोंडदेव एवं गुरु रामदास की शिक्षाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके जो जीवन है उस पर उनकी माता जी जीजाबाई और दादा कोंडदेव एवं गुरु रामदास की शिक्षाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। और इनकी शिक्षाओं से शिवाजी के स्वतंत्रता, स्वाभिमान, वीरता, साहस और बलिदान की भावना जागी। वे एक कुशल योद्धा और कूटनीतिज्ञ बन गए। ठीक है, और जो भी उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने गुरु से, अपनी माता से सीखा, उनसे वे एक कुशल योद्धा और कूटनीतिज्ञ बन गए, जिससे उन्होंने अपना जो साम्राज्य था मराठा, उसको आगे खूब बढ़ाया और विकसित किया। ठीक है, बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालकों को इकट्ठा कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने के खेल खेला करते थे। यानी कि जब शिवाजी महाराज छोटे थे बचपन में, ठीक है, तो शिवाजी अपनी आयु के बालकों को इकट्ठा कर, यानी कि जब वो छोटे थे तब उनके उम्र के जितने भी बच्चे थे और उनके साथ मिलते और वो कौन सा खेल खेलते थे? वो खेल खेलते थे उनके नेता बन, यानी कि कोई नेता बनता था, कोई राजा वगैरह ऐसे बन, और किले को जीतने के खेल खेला करते थे। यानी कि एक नकली किला बनाते थे, ठीक है, वापस उनको जीतने का एक खेल खेला करते थे। ठीक है, ये सब एक खेल था, यानी कि नाटक के रूप में खेला जाता था, जो कि वो बचपन में खेलते थे। अगला है कि युवा होते ही जब उन्होंने पुरंदर और तोरण के किलों को जीता। ठीक है, यानी कि जब उन्होंने युवा अवस्था में, यानी कि जब वो बड़े हुए थोड़े से, तब उन्होंने पुरंदर और तोरण, ये जगहों के नाम है, पुरंदर और तोरण, ठीक है, उन किलों को जीता तो दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैल गई। जब उन्होंने उन किलों को जीता तब दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैल गई, यानी कि उनका जो साहस और हिम्मत, ठीक है, उनका जो नाम था वो दूर दूर तक फैल गया। वे गुरिल्ला या छापामार युद्ध में निपुण थे। ठीक है, गुरिल्ला और छापामार युद्ध एक उनकी युद्ध की नीति या फिर एक युद्ध की योजना होती थी, जो कि वो पहाड़ी एरिया में ज़्यादा करते थे। पहाड़ी एरिया जैसे कि जंगल का कोई एरिया हो गया, क्षेत्र जो भी होते हैं जंगल के, पहाड़ के, उस एरिया में ये युद्ध किए जाते हैं, गुरिल्ला या फिर छापामार युद्ध, एक युद्ध नीति होती है। इस युद्ध में ये निपुण थे, यानी कि इस युद्ध में वे कुशल थे। अगला दे रहे, उन्होंने आत्यताई मुगल शासक औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। ठीक है, वे उसकी धार्मिक कट्टरता, क्रूरता और अत्याचार के विरुद्ध थे। ठीक है, और जो आत्यताई मुगल शासक था, जो कि अपने भारत पे उस समय राज करता था, जिसका नाम क्या था? औरंगजेब, जो कि शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ वो जिसने ताजमहल बनाया। ठीक है, तो औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था, यानी कि औरंगजेब को शिवाजी महाराज ने बहुत ही परेशान किया था। क्यों? क्योंकि जो शिवाजी महाराज थे वे उसकी धार्मिक कट्टरता, क्रूरता और अत्याचार के विरुद्ध थे। यानी कि जो औरंगजेब था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर
राजा था, यानी कि बहुत ही बुरा राजा था। वो ना तो किसी पे दया दिखाता था, ठीक है, और बहुत ही अत्याचार करता था जनता पे, ठीक है, और धार्मिक कट्टर था, जिस कारण उसके वो शिवाजी महाराज थे वो विरुद्ध थे। इस कारण से शिवाजी ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा भेजे गए खूंखार सेनापति अफजल खां को मार गिराया, ठीक है। यानी कि शिवाजी ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा भेजे गए खूंखार सेनापति अफजल खां को मार गिराया, ठीक है। यानी कि औरंगजेब ने बीजापुर के द्वारा एक जो उनका सेनापति था उसको छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा था, जिसका नाम था अफजल खां, ठीक है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने आए थे, लेकिन उल्टा उन्होंने उसे मार दिया था। ये अफजल खां जो था वो लगभग ऐसा कहा जाता है वो 9 से 10 फुट उसकी हाइट थी, ठीक है, मतलब ऐसे दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा था। इस प्रकार से उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब का सूबेदार शाइस्ता खां भी शिवाजी के आक्रमण से घबराकर भाग गया था, और मुगल शासक औरंगजेब का एक सूबेदार था, यानी कि आजकल फौज में कर्नल वगैरह होते हैं उस प्रकार का वो सूबेदार शाइस्ता खां भी शिवाजी के आक्रमण से घबराकर भाग गया। जब शिवाजी ने आक्रमण किया, जब शिवाजी से युद्ध लड़ने गए, तब वो शिवाजी से घबरा गया और वहाँ से भाग गया। और आगे मिर्जा राजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई, और कालांतर में सुरक्षा के आश्वासन पर उत्तर भारत की परिस्थितियों को समझने के लिए शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए, जहाँ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होने पर शिवाजी क्रोधित हुए, जिससे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, परंतु शिवाजी अपने साहस एवं चतुराई के बल पर वहां से बच निकले। अब क्या हुआ कि सुरक्षा के आश्वासन पर, यानी कि मिर्जा राजा जय सिंह जो अपने जोधपुर के राजा हुआ करते थे, मिर्जा राजा जय सिंह उन्हें कहा जाता था, उनके बीच और शिवाजी महाराज के बीच एक पुरंदर की संधि हुई, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि कालांतर के सुरक्षा आश्वासन पर उत्तर भारत की परिस्थितियों को समझने के लिए, यानी कि शिवाजी महाराज को जय सिंह ने आश्वासन दिया कि आपको वहाँ पे कोई भी प्रकार का खतरा भी नहीं होगा, ना आपको कोई वहाँ पे कैद करेगा, आप जा सकते हैं उत्तर भारत की परिस्थितियों को समझने के लिए। औरंगजेब की जो मीटिंग होगी, सभा होगी, उसमें आप जा सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। तो शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज से तो मुगल दरबार में उपस्थित हुए, और जहाँ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होने पर, यानी कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ, यानी कि उनकी वहाँ पे बेइज्जती की गई, तो शिवाजी महाराज जो थे वो क्रोधित हो गए, और इस कारण से जो औरंगजेब है उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी साहस और चतुराई के बल पर वहाँ से बच निकले, यानी कि जो मिर्जा राजा जय सिंह था उनने उसकी मदद से वहाँ से वो बच गए औरंगजेब की कैद से, ठीक है। अगला है, शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने कई अलग अलग जगहों पर, कई अलग अलग किलों पर अधिकार किया, जिनमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीर गति पाई, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कई अलग अलग जगहों पर, कई अलग अलग जितने भी दुर्ग के किले बने हुए थे उन पर अधिकार किया, ठीक है। उनमें से एक उनका मेन था सिंहगढ़ दुर्ग, ठीक है, जिसे जीतने के लिए उन्होंने अपने सेनापति तानाजी को वहाँ पे भेजा था। तानाजी को अपने सैनिकों के साथ भेजा था जिसे जीतने के लिए, और तानाजी उस युद्ध में उस किले को जीतने के लिए वीर गति को प्राप्त हो गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई उस युद्ध में। और सन 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का राज तिलक हुआ और छत्रपति की उपाधि मिली। और सन 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी का राज तिलक हुआ, यानी कि रायगढ़ के किले का राजा बनाया गया शिवाजी को, और उनको छत्रपति की उपाधि मिली। तब से इनका क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। शिवाजी का विवाह सईबाई निमालकर के साथ हुआ, जिन्होंने संभाजी को जन्म दिया, ठीक है। और शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी मराठा साम्राज्य के शासक बने। शिवाजी का विवाह किससे हुआ?
सईबाई निंबालकर के साथ हुआ। शिवाजी की पत्नी का नाम था सईबाई निंबालकर, जिन्होंने संभाजी को जन्म दिया। ठीक है, संभाजी उनके बेटे का नाम है, छत्रपति शिवाजी महाराज के। और जब शिवाजी की मृत्यु हो गई उसके बाद वहाँ के राजा कौन बने? संभाजी। अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा में प्राणों की भी परवाह न करने वाले शिवाजी को हम एक सच्चे राष्ट्र नायक के रूप में याद करते हैं। यानी कि जो शिवाजी महाराज थे छत्रपति, उन्होंने अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा में यानी कि अपने प्राणों की कोई भी चिंता नहीं की, और न करने वाले जो शिवाजी थे उनको हम अपने सच्चे राष्ट्र नायक के रूप में याद करते हैं एंड उनसे प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और आज़ादी की लड़ाई में देश के युवाओं को इस जोशीले नारे ने जोड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम था सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए उन्होंने ये नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर जन्मे सुभाष चंद्र बचपन से ही होनहार और थे। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके माता का नाम था प्रभावती देवी और उनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। ठीक है, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? ओडिशा के कटक में। यानी कि ओडिशा जो राज्य उसके एक जगह पड़ती है कटक, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और हुआ कब था? 23 जनवरी 1897। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित सुभाष ने अंग्रेज सरकार की प्रतिष्ठित सिविल सेवा को ठुकराकर देश सेवा का प्रण लिया। यानी कि रामकृष्ण परमहंस जो थे उन्होंने और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र ने अंग्रेज सरकार की प्रतिष्ठित जो सिविल सेवा को ठुकराकर देश सेवा का प्रण लिया। ठीक है, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित हुए और उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा एक उनको पद मिला उनकी सरकार में, तो उन्होंने वो ठुकरा दिया अपने देश के लिए। यानी कि उनको लगा कि भाई ये गलत है, क्योंकि ये मेरे देश में आके और हम पे ही अत्याचार करके फिर हम इनके यहाँ काम कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। ठीक है, सुभाष चंद्र सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक पार्टी थी उसके अध्यक्ष बने। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक है, यानी कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, जो एक पार्टी थी भारत की अपने, और बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक क्या एक गठन था उनका। ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय पे उन्होंने जापान का सहयोग लिया, उनसे मदद ली और आज़ाद हिंद फौज नाम का एक गठन बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। उनके द्वारा जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए गए। और जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने जो गठन बनाए थे, जो उन्होंने आंदोलन चलाए थे, उसमें उन्होंने एक तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दूसरा जय हिंद, इस प्रकार के नारे दिए थे उन्होंने। ठीक है, अगला देखते हैं। सन 1943 में उन्होंने सिंगापुर से सुप्रीम कमांडर के रूप में दिल्ली चलो का नारा दिया। और सन 1943 में उन्होंने सिंगापुर के सुप्रीम कमांडर, ठीक है, के रूप में दिल्ली चलो का नारा दिया। यानी कि सन 1943 में वो सिंगापुर के एक सुप्रीम कमांडर थे, सुप्रीम कमांडर के पद पे थे और उस समय उन्होंने
दिल्ली चलो का नारा दिया और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। दिल्ली चलो का नारा दिया यानी कि यहाँ से दिल्ली चलते हैं और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया और फिर से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का फैसले किया। और उस गठन का नाम क्या था? आज़ाद हिंद सरकार। और बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। और अंग्रेजों का अंडमान निकोबार द्वीप पर भी कब्जा था, उनसे कब्जा छीनकर सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पे कब्जा किया और उनका नाम क्या रखा? शहीद और स्वराज द्वीप। अंडमान निकोबार की जगह रखा शहीद और स्वराज द्वीप। ठीक है। अब उन्होंने सबसे पहले सिंगापुर से रेडियो प्रसारण में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। यानी कि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही सिंगापुर से रेडियो प्रसारण में, पहले के समय में फ़ोन वगैरह कुछ होते नहीं थे, रेडियो वगैरह होते थे, उनसे न्यूज़ आती थी, आवाज़ आती थी। ठीक है। तो रेडियो पे जब वो भाषण दे रहे थे तब सबसे पहले उन्होंने ही, जब वो सिंगापुर में थे तो उन्होंने रेडियो प्रसारण में कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। ठीक है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और साल 2021, ठीक है, उसमें सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती आती है, ठीक है, उस समय पे उस दिन को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की? पराक्रम दिवस। और हम भारतीयवासी भारत माँ के इस वीर सपूत को नेताजी के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। हमने किताबों में पढ़ा है इनके बारे में और कई जगह सुना भी है। तो ये थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। और उनका जीवन परिचय। आगे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो सरदार पटेल, इनको लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष। क्यों कहा जाता है समझते हैं। तो गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित है। ठीक है। गुजरात में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है नर्मदा। उस नदी के किनारे, यानी कि एक जिला है नर्मदा, उस जिले का नाम भी नर्मदा है। ठीक है। और उसमें एक नदी है नर्मदा नदी, उसके किनारे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। यानी कि उसके किनारे पे एक विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है, सबसे बड़ी। उस मूर्ति का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है। ये मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो देश के अपने पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। ठीक है। और अपने मजबूत इरादों और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के कारण इन्हें लौह पुरुष के रूप में जानते। ठीक है। अपने मजबूत इरादे और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के कारण इन्हें लौह पुरुष के रूप में जानते। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद गुजरात में हुआ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1875 को। ठीक है। और हुआ कहाँ पे? नडियाद, जो कि एक गुजरात में जगह पड़ती है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम था झवेर भाई पटेल एवं उनकी माता का क्या नाम था? लाडबा देवी। ठीक है। और उनकी शुरुआती शिक्षा मुख्यतः स्वास्थ्य से ही हुई। यानी कि उनकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो मुख्यतः कहाँ से हुई? स्वाध्याय से ही हुई। ठीक है। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। और जब वो लंदन गए तो उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और जब वो वापस आए, अहमदाबाद आए और वहाँ पे उन्होंने वकालत की। ठीक है। और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। और वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ठीक है। यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भी आंदोलन में हिस्सा लिया था।
और सन 1818 में खेड़ा सत्याग्रह, 1928 में बारडोली सत्याग्रह के द्वारा किसानों पर अंग्रेज सरकार द्वारा जबरन थोपी गई लगान वर्दी के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, और बारडोली आंदोलन में सफलता पर वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार कहकर सम्मान दिया। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह एवं 1928 में बारडोली सत्याग्रह के द्वारा किसानों पर अंग्रेज सरकार द्वारा जबरन थोपी गई लगान वर्दी के विरुद्ध संघर्ष किया। यानी कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह यानी कि एक अंग्रेजों द्वारा कर वसूला जाता था अपने किसानों से। ठीक है, और दूसरा है 1928 में बारडोली सत्याग्रह। इसके द्वारा ये एक करों का नाम है, जो कि एक लगान वसूला जाता था अपने किसानों के द्वारा, किसानों के ऊपर से। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। तो किसानों पर अंग्रेज द्वारा जबरन थोपी गई लगान यानी कि उनसे जबरदस्ती लगान वसूल किया जाता था। इस कारण से उसके विरुद्ध जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने संघर्ष किया और बारडोली आंदोलन में सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार कहकर सम्मान दिया। ठीक है, और बारडोली आंदोलन जब हुआ तो वहाँ पे वो सफलता जब उनको मिली और तो वहाँ पे जो महिलाएं थी उन्होंने उनको सरदार कहकर सम्मान दिया। ठीक है, तब से उनका क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देश की आज़ादी के बाद अपनी सूझबूझ और कूटनीति से देसी रियासतों को एक कर अखंड भारत की नींव रखी उन्होंने। और इनकी जन्म दिवस 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि देश की आज़ादी अपनी सूझबूझ और कूटनीति से देसी रियासतों को एक कर अखंड भारत की नींव रखी उन्होंने। और इनका जन्म कब हुआ था, 31 अक्टूबर। तो इस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत सरकार ने सन 1991 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। ठीक है, यानी कि भारत सरकार ने इनको 1991 में जब ये जीवित नहीं थे तब उनको भारत रत्न दिया। ठीक है, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनको श्रद्धांजलि दी गई। ठीक है, तो इसी के साथ इस अध्याय को हमने अच्छे से अभी तक समझ लिया है। इसके बाद हम इसके अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो अपने पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि सरदार पटेल ने किस तरह से देसी रियासतों का एकीकरण किया, अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने किस तरह से देसी रियासत जो थी उनका एकीकरण किया, वो अपने अध्यापक से पूछना है। तो जो सरदार पटेल थे, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अपनी कूटनीति, दृढ़ निश्चय और समझदारी से 562, ठीक है, कितनी 562 देसी रियासतों को भारत में मिलाया। और उन्होंने रियासतों के शासकों को समझाकर या आवश्यक होने पर शक्ति से एकजुट किया, जिससे अखंड भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने देसी रियासतों का एकीकरण किया। ठीक है, तो उन्होंने अपनी कूटनीति, दृढ़ निश्चय, ठीक है, और अपनी समझदारी को बताते हुए 562 रियासतों को भारत में मिलाया। ठीक है, और उन्होंने जो शासक हुआ करते थे उनको समझाया, आवश्यक होने पर अपनी शक्ति से एकजुट किया और इससे सारी रियासतें एक हो गई और अखंड भारत का निर्माण हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपको देश का कौन सा स्वतंत्र सेनानी अच्छा लगता है और क्यों? आपको अपने देश का कौन सा स्वतंत्र सेनानी जो है वो अच्छा लगता है और वो क्यों लगता है? तो मुझे सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे निडर, देशभक्त और त्यागी नेता थे। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जोशीले नारे से युवाओं में आज़ादी का जज्बा जगाया। यानी कि हमारे ये सबसे पसंदीदा सेनानी कौन से हैं? सुभाष चंद्र बोस। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तो वो निडर थे, देशभक्त थे और त्यागी नेता थे। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे जोशीले नारे भी दिए जिससे युवाओं में जोश आ गया और उनका
हौसला बढ़ाया। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखना कि आपका सबसे पसंदीदा स्वतंत्रता सेनानी कौन सा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित के बारे में अपने अध्यापक या परिचितों से जानिए। ठीक है, यानी कि ये जो घटना है ये अपने अध्यापक या फिर जो भी परिचित है, या अपने अध्यापक हो गए या फिर कोई भी परिचित हो गया, आपका सहपाठी भी हो सकता है, के माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ठीक है, कोई भी हो सकता है, उनसे आप इन घटनाओं के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहली घटना अपन को दे रखी है कि शिवाजी और अफजल खां की घटना। तो अफजल खां ने धोखे से शिवाजी को मारने की योजना बनाई। ठीक है, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई से बाघनक से अजमल खां को मार दिया। बाघ बाघनक क्या होता है? बाघनक होता है एक लोहे का हथियार होता है, जैसे वो जो कि अंगुलियों में पहना जाता है, जिसके आगे शेर की तरह जो बाघ के ऐसे नाखून होते हैं ना, उसकी तरह ऐसे पंजे लगे होते हैं लोहे के, उससे अफजल खां को मारा था। ठीक है, अगला है शिवाजी और गुरु रामदास के शिक्षाप्रद किस्से, यानी कि गुरु रामदास की शिक्षाओं से शिवजी में देशभक्ति, साहस और धर्म की रक्षा की भावना जागी। उन्होंने शिवाजी को न्यायप्रिय और निडर बनना सिखाया। ठीक है, और अगला है कि सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से आज़ादी के लिए जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज बनाई और जय हिंद व दिल्ली चलो जैसे नारे दिए। ठीक है, इस प्रकार से इन तीनों घटनाओं के जो किस्से हैं वो अपने अध्याय में भी पढ़े थे और आज हमने फिर से इनको पढ़ लिया है। अब अगला प्रश्न दे रखा है कि छत्रपति शिवाजी के जीवन पर किस व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि छत्रपति शिवाजी जो थे उनके जीवन पर किस व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा। पहले थे अफजल खां, जीजाबाई, दादा कोंडदेव और गुरु रामदास। इसमें सीधा दिख रहा है कि अफजल खां का छत्रपति शिवाजी के जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि अफजल खां को तो इन्होंने मारा था, जो कि खुद शिवाजी को मारने आया था। दूसरा है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का शासक कौन बना, तो राजा राम, पेशवा बाजीराव, संभाजी या औरंगजेब। तो इसका सही कौन सा है? संभाजी। ठीक है, संभाजी जो थे वो उनके ही पुत्र थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी जो थे वो उनके साम्राज्य के शासक बने। अगला है सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं? बाबा साहेब, नेताजी, राष्ट्रपिता या फिर सरदार। तो सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न दे रखा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ी मूर्ति है दुनिया की। ठीक है, तो वो किसकी है? महाराणा प्रताप की है या फिर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला दे रखा है पटेल देश के पहले क्या थे और गृह मंत्री रहे। तो पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। दूसरा है कि बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर इन द्वीपों का नाम और द्वीप रखा, यानी कि इन द्वीपों का नाम क्या रखा था? तो इन द्वीपों का नाम रखा था शहीद और स्वराज द्वीप। ठीक है, तीसरा है पुरंदर की संधि मिर्जा राजा एवं शिवाजी के मध्य हुई। किन किन के बीच हुई? तो पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। चौथा है सुभाष चंद्र बोस द्वारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा के नारे दिए गए, यानी कि कौन कौन से नारे दिए गए? एक तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, और दूसरा कौन सा है? जय हिंद। ठीक है, इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारे दिए गए। अब आगे देखते हैं प्रश्न कि शिवाजी किस तरह से युद्ध करने में निपुण थे, यानी कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो किस प्रकार के युद्ध करने में निपुण थे यानी कि किस प्रकार के युद्ध उनको अच्छे से आते थे। एक तो गुरिल्ला और दूसरे कौन सा है? छापा मार। ठीक है, ये युद्ध नीतियाँ उनको अच्छे से आती थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को किसने भेजा था?
छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को किसने भेजा था? तो छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को बीजापुर के शासक आदिल शाह ने अफजल खां को भेजा था। ठीक है, किसने? बीजापुर के शासक आदिल शाह। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस हुआ था 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था और कटक ओडिशा में हुआ था। यानी कि ओडिशा में एक जगह है जिसका नाम है कटक, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और हुआ कब था? 23 जनवरी 1897। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दृढ़ निश्चयी, कर्तव्यनिष्ठ और सशक्त नेतृत्व वाले व्यक्ति थे। उन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी थी। यानी कि उनको लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो वो दृढ़ निश्चय वाले, कि एक बार जो ठान लिया वो कर गए रहते थे, और कर्तव्यनिष्ठ और सशक्त नेतृत्व वाले व्यक्ति थे, और उन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण किया और अखंड भारत की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अंग्रेजों के विरोध में किए गए 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अंग्रेजों के विरोध में किए गए 2 आंदोलनों के नाम लिखने हैं। वो कौन कौन से आंदोलन है? एक तो है खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था। दूसरा है बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों में क्या समानताएं थी? शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों में कौन कौन सी समानताएं थी? तो शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही देशभक्त, साहसी और स्वतंत्रता प्रेमी थे, और दोनों ने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया और देश, धर्म व स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि महान व्यक्तियों की मूर्तियां क्यों लगाई जाती है? लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी मूर्तियां क्यों लगाई जाती है? क्योंकि महान व्यक्ति की मूर्तियां इसलिए लगाई जाती है ताकि लोग उनके कार्य, त्याग और आदर्शों से प्रेरणा ले सके और उनके योगदान को हमेशा याद रख सके। ठीक है, महान व्यक्तियों की मूर्तियां इसलिए लगाई जाती है क्योंकि एक तो लोग उनके कार्य, त्याग और आदर्शों से प्रेरणा ले सके और उनके योगदान को हमेशा याद रख सके। और अगला प्रश्न है कि यदि हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र न होता तो आज देश की हालत क्या होती? यानी कि यदि आज भी हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुआ होता तो आज हमारे देश की क्या हालत होती? तो यदि आज भी स्वतंत्र न होता तो हम दास्ता में जीवन जी रहे होते, अपने निर्णय स्वयं न ले पाते और देश का विकास, शिक्षा व उद्योग अंग्रेजों के नियंत्रण में होते। यानी कि अगर आज भी अंग्रेज हमारे पे शासन करते तो हम पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में रहते, वो हम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते। ठीक है, और हम गरीबी और भूखमरी में विलीन हो जाते। और अगला प्रश्न है, बच्चे अपने देश के विकास में योगदान किस तरह से दे सकते हैं? यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप हो, तो आप अपने देश के विकास में योगदान किस तरह से दे सकते हैं? तो बच्चे अपने देश के विकास में योगदान ईमानदारी से पढ़ाई करके, ठीक है, और अनुशासन का पालन करके, स्वच्छता, पर्यावरण का ध्यान रखकर तथा देशभक्ति और एकता की भावना बनाए रखकर योगदान दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप भी अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो भाषा के बाद में अपने पहला प्रश्न है कि सुभाष बचपन से ही होनहार बालक थे, तो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द छांट के लिखने हैं। अपन को जो भी वाक्य दे रखे हैं उन पे उनका विशेषण छांट के लिखना है। ठीक है, तो जो सुभाष चंद्र बोस है वो बचपन से ही होनहार बालक थे। ठीक है, इनमें विशेषण शब्द कौन से हैं? विशेषण शब्द मैंने आपको बताया था जो किसी की विशेषता बताते हैं। ठीक है, इनमें विशेषता कौन बता रहा है? होनहार। ठीक है, होनहार शब्द जो है वो सुभाष चंद्र बोस की विशेषता बता रहा है, तो इसमें विशेषण कौन सा हुआ? होनहार। ठीक है, अगला क्या है कि राधा मीठा आम खा रही है, तो इसमें विशेषता वाला शब्द कौन सा है? मीठा। ठीक है, क्योंकि जो मीठा है वो आम की विशेषता बता रहा है।
और अगला देखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।